इसलिए कह रहा था ना कि आप लोग समझ में नहीं आता, इधर बुलाने की जरूरत नहीं थी। साथियों, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का जयकारा लगाने के बजाय बहुजन क्रांति मोर्चा का जयकारा हमारे संचालक महोदय ने लगाया। अरे लोग, गड़बड़ियाँ जो है, ये ऐसी गड़बड़ियों की वजह से सारा बेड़ा गर्क होता है। तो सब कुछ करते हैं, पैसा, बुद्धि, मेहनत सब कुछ करते हैं और समय में सारा गुड़गोबर करते रहते हैं। लिखा हुआ इतना बड़ा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, उसका जिंदाबाद नहीं करेंगे। जिसका जिंदाबाद करने के लिए हमने लिखवाया वो नहीं कर रहे। और हमें फूल माला डालने के लिए ज़्यादा हमारे लोगों को चिंता है। हमें स्वागत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये लड़ाई कामयाब होनी चाहिए, इसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। साथियों, ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा आयोजित महारैली है, गोरखपुर में हो रही है, तो ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नया शब्द है, नया नाम है। तो ये क्या है, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। जैसे सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने गठबंधन बनाया तो उसका नाम रखा यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और अटल बिहारी और आडवाणी जी ने एनडीए बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये बीजेपी का गठबंधन था, अब भी है। यानी जमाना बदल गया है। पहले एक पार्टी की सरकार आया करती थी, अब कांग्रेस को भी यकीन नहीं है कि हमारी अकेले की सरकार आएगी, तो उन्होंने गठबंधन बनाया, नाम रखा यूपीए। अटल बिहारी और आडवाणी जी को भी यकीन नहीं है, नरेंद्र मोदी को भी यकीन नहीं है कि अकेले बीजेपी के बल पर सरकार आ जाएगी, इसलिए उन्होंने भी एनडीए बनाया। तो देश में हालात बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही है। गठबंधन की ही सरकार बन सकती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में छोटे, मध्यम और राज्य स्तर के 31 पार्टी के लोग हमारे पास आए और कहने लगे कि आपके नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हमने तो उनको कहा, भाई हम तो राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं हैं, राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं। तो उनका कहना था कोई बात नहीं है, मगर आप नेतृत्व करिए और ये 22 के चुनाव का बेड़ा पार करवाइए। तो हमने ये निर्णय किया कि ठीक है, तो 31 पार्टी के लोगों के द्वारा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया। और बनाने के बाद
अभी ये 37 पार्टियां हो गई है, 31 थी, अभी कई पार्टियां शामिल हो रही है, 37 हो गई है। और इस महीने के एंड तक जो वार्ता लोगों से चल रही है, इसके अनुसार ये 40 के ऊपर चली जाएगी। तो ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा परिवर्तन करने के लिए बनाया गया है। परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया। तो परिवर्तन क्यों जरूरी है, इसके लिए 2-3 बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देश में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी जी विकास का नारा लगाते हैं। विकास 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 और विकास होना चाहिए, विकास का नारा लगाते हैं। तो मोदी और योगी दोनों मिलके विकास के नाम पर क्या कहते हैं कि हमने गंगा एक्सप्रेस बनवाया। तो जो सिंगल लेन रोड था वो 6 लेन रोड बनाया। सिंगल था वो कहीं कहीं डबल लेन बनाया, कहीं डबल लेन का चौपट किया, 4 पदरी किया, 4 लेन बनाया, 4 लेन का 6 लेन बनाया, 6 लेन का 8 लेन बनाया। ऐसा विकास के नाम पर वो हमें बताते हैं कि ऐसा हमने किया विकास। चलो अच्छा किया, ये रोड बनाया, बड़ा चौड़ा किया, मगर एक गलत काम किया है उन्होंने। वो रोड के लिए लिखा होता है ये रोड पर बैलगाड़ी नहीं चलेगी, ये रोड पर साइकिल नहीं चलेगी, ये रोड पर मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, ये रोड पर केवल 4 व्हीलर गाड़ी चलेगी। अब हमारे लोगों के पास तो साइकिल है, हमारे लोगों के पास तो बैलगाड़ी है, हमारे लोगों के पास बहुत ज्यादा विकास हुआ तो मोटरसाइकिल है। तो वहां चलने पर हम लोगों को पाबंदी लगा दी। तो ये जो मोदी और योगी का विकास है रोड का, जिस पर हमें चलाने नहीं देते हैं गाड़ी, तो इस रोड का क्या करे? चाटे, इस रोड को चाट ले। जैसे गांव घर में लोग अचार बनाकर चाट चाट के खाते हैं, तो क्या इसको रोड को चाटे हम लोग? हैं? क्या कर ले तुम्हारे रोड का? बना लिया ठीक है, मगर हमारे लिए तो उसका कोई उपयोग है नहीं। ये विकास की बात जो कर रहे हैं वो बात मैं आपको बता रहा। फिर नरेंद्र मोदी ने और योगी ने कहा, देखो जो 70-75 साल में किसी ने नहीं किया, हमने उत्तर प्रदेश में 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। अब 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, एयरपोर्ट पर फ्लाइट उड़ती है। तो जो हमारे लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो फ्लाइट में बैठते तो नहीं है, क्योंकि फ्लाइट का मतलब रोडवेज की बस तो होती नहीं है, वो तो फ्लाइट होती है। वहां हम लोगों को बैठने के लिए इतनी लंबे पैसे की टिकट तो हम लोग नहीं निकाल सकते। तो जब हम वहां नहीं बैठ सकते तो हमारे लोग क्या करते हैं, जब फ्लाइट आकाश में आती है तो हमारे लोग आंगन में आके देख लेते, अरे अच्छा मोदी का फ्लाइट उड़ रहा है,
आंगन में आप देख ही लेते, बस बोलते आप क्या करें, क्योंकि बैठ सकते नहीं है, देख ही सकते हैं। तो इस तरह से कि हम लोगों को तुमने एरोप्लेन फ्लाइट उड़ने के लिए एयरपोर्ट बनाया, ये जो विकास तुम कर रहे हो, इस विकास का हमारे लोगों के लिए, बहुजनों के लिए कोई उपयोग नहीं है। हम लोगों के लिए क्या चाहिए? हम लोगों के लिए चाहिए रोटी चाहिए, और रोटी जो है वो सम्मान के साथ चाहिए। तुम महीने में मुफ्त में 5 किलो अनाज दे रहे हो, तो मुफ्त में रोटी खाते रहेंगे, ये खून हरामी का बन जाएगा। ये जो खून बनेगा ना मुफ्त की रोटी खाने से, हरामी का खून बनेगा। ये मुफ्त की रोटी हम नहीं खाना चाहते भाई। हम लोग मेहनत कश लोग हैं। हम मेहनत करके आज तक अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। हम लोगों को रोजगार चाहिए, तुम्हारे मुफ्त का 5 किलो नहीं चाहिए। हम लोगों को रोजगार चाहिए, मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, और फिर उस पैसे से हमारे परिवार को रोटी खिलाएंगे, तो खून ईमानदारी का बनेगा। हरामखोरी का खून नहीं बनाना चाहते। तो इन लोगों ने आजादी के 75 साल में विकास 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 की बात करने वाले लोगों ने रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत के साथ कोई व्यवस्था नहीं की। किसी प्रधानमंत्री ने ये व्यवस्था नहीं की। बहुत छोटी आकांक्षाएं हैं हमारी, बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं नहीं है। रोटी, पेट भर रोटी, तन भर कपड़ा, और रहने के लिए एक घर, मकान। जब आजादी की लड़ाई गांधी जी और नेहरू जी लड़ रहे थे, तो वो लोगों को कहते थे कि ये इसलिए नहीं मिल रहा है, ये विदेशी अंग्रेज लोग हैं, इस वजह से आपको रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिल रहा है। तो 15 अगस्त 47 को आजादी मिली, अब अंग्रेज नहीं है। जब अंग्रेज नहीं है तो रोटी, कपड़ा और मकान 75 साल होने के बाद क्यों नहीं हुआ? आज भी गांव के 90% लोग भूखमरी के और भूखमरी के शिकार हैं। पानी बोतल ले। शहरों के 75% लोग शिकार है। तो ये परिस्थिति है। 75 साल की आजादी में ये व्यवस्था नहीं कर सकते प्रधानमंत्री लोग। आगे छोटी बातें। दूसरा है शिक्षा। हमारे बच्चों को हम नहीं कह रहे हैं अमेरिका भेज के पढ़ाओ। हम नहीं बोल रहे कि हमारे बच्चों को अमेरिका भेजकर पढ़ाओ, लंदन भेजकर पढ़ाओ। हम बोल रहे हैं हमारे गांव में प्राइमरी, मिडिल स्कूल की अच्छी व्यवस्था करो, पढ़ाई करो। गांव में, हमारे गांव में करो। पचहत्तर साल हो गए। 6.5 लाख गांवों में 2 लाख गांव ऐसे हैं जहां एक भी स्कूल नहीं है। 2 लाख गांव में
एक भी स्कूल नहीं है, यानी कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं किया। कम से कम हमारे बच्चों को 3 किलोमीटर दूर अपने गांव से या 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर तक दूसरे गांव में जाके पढ़ना पड़ता है पहली क्लास में। ये विकास विकास और विकास की बात करने वाले लोगों की कहानी बता रहा हूं आप लोगों को। ये सरकार का डाटा है, 2 लाख गांवों में स्कूल ही नहीं है। तो योगी ने क्या मंत्रिमंडल में निर्णय लिया कि जिस गांव में स्कूल नहीं है उस गांव के बच्चों को रोडवेज के बस में बैठने की कोई टिकट नहीं लगेगी दूसरे गांव में जाने के लिए। तो हमने कई गांव में जाके सर्वे किया और पूछा कि योगी जी ने ऐसा ऐसा कहा है कि रोडवेज में कोई टिकट नहीं लगेगा, मुफ्त में आप जा आ सकते हैं। कहा कि निर्णय अच्छा है मगर हमारे गांव में रोडवेज की बस ही नहीं आती। मंत्रिमंडल में रेजोल्यूशन पास हो गया कि बैठने का टिकट नहीं लगेगा। बराबर है, अच्छा फैसला है। गाड़ी आएगी तो अच्छा फैसला है, गाड़ी ही नहीं आ रही, चलिए बैठने के लिए फ्री कर दिया। अबे गाड़ी ही नहीं आती है, फ्री कर दिया। धोखाधड़ी की बातें आपको, ये विकास विकास और विकास की बातें करने वालों की कहानी समझा रहा है। तो प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था नहीं। स्वास्थ्य, मैं देहात का रहने वाला हूं, किसान का बेटा हूं, खेती में हल चलाया है, मेहनत किया है, मैं जानता हूं। अब घात से शहर में आ गया। अब बोल अरे एक्सीडेंट हो गया था खैर मिश्राम जी का, अब घात से शहर में आ गया। एक्सीडेंट नहीं हुआ, ग्रेजुएट हो गया। अब ग्रेजुएट के लिए गांव में साला कोई काम धंधा ही नहीं है। ग्रेजुएट पास हो गया, गांव में कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए गांव छोड़कर शहर आना पड़ा। ये हो गया अब बात। तो हमें मालूम है कि गांव में स्वास्थ्य का कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, और अगर है तो डॉक्टर वाह यही नहीं, इधर का डॉक्टर वाह नहीं है, डॉक्टर वाह नहीं है। वो शहर में रहता है, उसको गांव में रहने का श्रम लगता है। और हफ्ते में 1 बार आता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो स्वास्थ्य केंद्र चौपट है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, और तीसरा है रोजगार। रोजगार मिले हम लोगों को, हम तो मेहनत करने के लिए तैयार है। हमारी मुफ्त की रोटी नहीं चाहिए भाई। रोजगार नहीं दे सकते हो तो स्वयं रोजगार की व्यवस्था करो। सरकार के पास 1 साल का 35 लाख करोड़ रुपए का बजट है केंद्र सरकार का। हमारे लोगों को जब बजट आप पास होता है तो हमारे लोग बजट की खबर ही नहीं पड़ते, मतलब क्या करने का साला टेंशन हो जाता है। हमारे लोगों को बजट का आंकड़ा समझ में ही नहीं आता क्या मामला है। भारत सरकार का 1 साल का बजट है 35 लाख करोड़। हमने जौनपुर में मैथ्स के मास्टर को पूछा, मास्टर जी आप मैथ्स पढ़ा? हाँ पढ़ा। 35 लाख करोड़ में कागज में लिखकर बताओ कितना शून्य लगता है। कहा कि पता नहीं साला कितना लगता है। माथे को हाथ लगाया। मैथ्स के ग्रेजुएट टीचर को माथे पे हाथ लगाया। 35 लाख करोड़ रुपए का बजट 1 साल। राज्य सरकार का अलग, महानगर पालिका का अलग,
नगर पालिका का अलग, जिला पंचायत का अलग, तालुका पंचायत का अलग, ग्राम पंचायत का अलग। हर एक को अपना टैक्स लगाने का अधिकार है। इतना सारा पैसा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है हर साल। अगर खर्चा किया जाए तो लोगों का विकास क्यों नहीं होगा? लंदन में, अमेरिका में अगर कोई आदमी बेरोजगार है तो वो ऑफिस जाता है, अधिकारी को लिख कर देता है मैं बेरोजगार हूं, तो अधिकारी पूछता है अकाउंट नंबर है? कहा है। अब बताओ, लिख के दो। वो घर में पहुंचने के पहले अकाउंट में पैसा चला जाता है। कहा 6 महीने तक बेरोजगार भत्ता मिलेगा और 6 महीने में तुमको काम दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। और रोजगार मिलते ही ये जो मिल रहा है ना मुफ्त में, ये बंद हो जाएगा। तो अगर रोजगार नहीं दे सकते हो, स्वयं रोजगार की व्यवस्था करो। बैंक है, बहुत पैसा है, स्वयं रोजगार का सिस्टम बनाओ। एक आदमी जो रोजगार मांग रहा है उसको कोई उद्योग चलाने की व्यवस्था कराओ ताकि वो 10 लोगों को रोजगार दे दे, स्वयं रोजगार हो जाएगा। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो बेरोजगार भत्ता दो 6 महीने, और जिसको बेरोजगार भत्ता मिलता है 6 महीने में रोजगार दो और बेरोजगार भत्ता बंद कर दो। 75 साल में ये काम नहीं कर पाए। जितने प्रधानमंत्री आए, किसी प्रधानमंत्री ने यह व्यवस्था नहीं कर पाया। सिंपल छोटी बात बोल रहा हूं, विकास 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 की बातें करने वाले प्रधानमंत्री ये छोटी बात की व्यवस्था नहीं कर पाए। इसलिए मैं उनको एक सर्टिफिकेट देता हूं कि जितने प्रधानमंत्री आए तो ये सारे के सारे प्रधानमंत्री नालायक थे। किसी ने बोला आज तक भारत भर में, ये मैं माइक पर बोल रहा हूं, ये सारे प्रधानमंत्री नालायक थे। रिकॉर्ड करो भाई, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड कर रहे, रिकॉर्ड करो। ये सारे प्रधानमंत्री नालायक थे जो इतनी छोटा काम नहीं कर पाए। ये सारे प्रधानमंत्री नालायक थे। आज तक किसी ने नहीं कहा हम ऐलानिया कहे, सारे प्रधानमंत्री नालायक थे। और इसलिए परिवर्तन की जरूरत है। नालायक थे इसलिए परिवर्तन की जरूरत है। और इस परिवर्तन को लाने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। और इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में जो भी वादे किए जाएंगे स्टैंप पेपर पर लिखकर दिया जाएगा कि अगर ये हम नहीं पूरा किए तो हमें जेल की हवा खिलाओ। या तो मोदी को बोलो लिख के दे। तो मोदी क्या लिखता है मालूम है? मोदी क्या लिखता है? राम मंदिर बनाऊंगा। अबे मेरे बेटे के स्कूल का क्या होगा? नहीं नहीं, ये राम मंदिर बनने से क्या होता है कि ये दुनिया की जो नैया है ना, ये भव पार हो जाती है। राम का नाम लेने से ये भव पार हो जाती है। अबे वो होती होगी ये दुनिया से उस दुनिया में जाता होगा राम के नाम पर। हमारे स्कूल का क्या होगा? क्या शिव मंदिर का करेंगे? क्या डुबकी लगाएंगे? वादा, मोदी का वादा देखिए, बहुत ध्यान रखना कि गंगा का पानी 300 टाइम पोल्यूटेड है, उसमें डुबकी लगाएंगे। मोदी ने कहा, वादा है। डुबकी लगाते वक्त ध्यान रखता है कि बनियान, फिर उसके ऊपर शर्ट, फिर उसके ऊपर स्वेटर, फिर उसके ऊपर वो सदरी वाला पूरा बंद, ये भी बंद, ये भी बंद।
और फिर डुबकी लगाता है। डॉक्टर ने उसको कहा, मोदी जी ये 300 टाइम पोल्यूटेड वाटर है, चमड़ी को लगने मत देना। तो डॉक्टर को मोदी ने पूछा, बात तो सही कह रहे हो, मगर भोटवा, भोटवा का क्या, भोटवा? तो वो बोला, हम तो डॉक्टर है, भोटवा क्या जाने, हम नहीं भोटवा जानते हैं, हम तो डॉक्टरवा है। वो भोटवा तो आप जानते हैं, आप ही डिसाइड करो। कहा कि नहीं, चमड़ी को वो पोल्यूटेड वाटर नहीं लगना चाहिए, उसका बताइए। हाँ, उसका है कि बनियान डालो, उसके ऊपर कपड़ा शर्ट डालो, फिर ये गरम और स्वेटर डालो, फिर उसके ऊपर सदरी डालो, और फिर ऐसा फेटा वेटा भी बांध लो, नहीं तो जो बाल है उसके नीचे भी पानी घुस जाएगा गंगा का। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, इससे भोटवा हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी का ये वादा है। जो आम आदमी है, जो साधारण आदमी है, उसको रोटी, कपड़ा, मकान इज्जत से चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, स्वयं रोजगार या बेरोजगार भत्ता 6 महीने, इतना भी अगर हुआ, नहीं हुआ, नहीं कर सके। दुनिया भर एक की विकास की बातें कर रहे हैं, इतना नहीं कर पा। तो हम लोग लिखित रूप से स्टैंप पेपर पर लिखवाएंगे, ये करो, हम करेंगे, पूरा करेंगे। और बजट जो आता है डिफेंस का छोड़कर, देश की रक्षा का बजट छोड़कर, सारा पैसा गरीबों के लिए खर्चा किया जाएगा, उनके विकास के लिए खर्चा किया जाएगा। केवल भारत की रक्षा का बजट छोड़ करके सारा इनके विकास के लिए खर्चा किया जाएगा, गरीब गुरबा के विकास के लिए खर्चा किया जाएगा। संविधान भी यही कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बाबा साहब ने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सारा। करेंगे, ये काम करेंगे, स्टैंप पेपर पर लिखवा देते हैं। बस इतना जो है अगर हम लोग कर ले, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये छोटी बात बता रहा हूं। इतना काम 75 साल में इन लोगों ने नहीं किया। दूसरी बात बताना चाहता हूं, अब गोरखपुर में हम हैं। मैं जब दिल्ली से गोरखपुर आया था पिछली बार, एयरपोर्ट से आया था, तो एयरपोर्ट पर उतरा, तो एयरपोर्ट का नाम पढ़ा, तो एयरपोर्ट के नाम में लिखा था गोरक्षनाथ एयरपोर्ट, गोरक्षनाथ एयरपोर्ट। अरे हमने कहा गोरखनाथ, गोरक्षनाथ कैसे हो गए? क्योंकि हम तो महाराष्ट्र के मराठी भाषी लोग हैं, इधर का साला भाषा, हमको क्या गड़बड़ है क्या भाषा में? जो बाप ने नाम रखा वो बदल दिया किसी और ने, है? ऐसा तो कुछ हुआ क्या? गोरखनाथ स्पष्ट है। कौन थे गोरखनाथ? ये जो बुद्धिज्म की शाखा थी, हीनयान, महायान, वज्रयान और तंत्रयान, ये जो बुद्धिज्म की 4 शाखाएं, 4 पंथ थे, उसमें तंत्रयान शाखा के प्रधान आचार्य गोरखनाथ थे। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपके यूपी के हैं ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी पंडित जी है, उन्होंने लिख कर रखा कि ये प्रधान आचार्य थे इस पंथ के, बुद्धिज्म के, गोरखनाथ के बारे में। हमने नहीं लिखा है, पंडित जी ने लिखा है। तो
दूसरा सबूत क्या चाहिए आपको? दूसरा सबूत चाहिए तो दूसरा सबूत बनते हैं। दूसरा सबूत है, यानी ये बुद्धिस्ट लोग थे। अभी योगी आदित्यनाथ जो है, ये ब्राह्मण धर्म के जितने भी साधु होते हैं सारे के सारे जटाधारी होते हैं। जितनी ज्यादा बड़ी जटा उतना बड़ा साधु है कि नहीं? आपके यूपी में ऐसे होता ना, जितनी ज्यादा जटा बड़ी उतना बड़ा साधु। मगर योगी आदित्यनाथ के सर पर पूरा चंपी होता है, पूरा चंपी होता है। क्यों होता जानते हो? ये बौद्ध भिक्षु जो होते हैं उनका पूरा चंपी होता है। देख लो सारे देश दुनिया में, पूरी एविडेंस बता रहा हूं। दूसरा, योगी जी ने कभी सफेद शर्ट पहना नहीं, भगवा पहनते। ये भगवा जो आरएसएस वाले बोलते हमारा, अबे तुम्हारा कहां है? तो बुद्ध का है भगवा। ये कहते कहीं कहते हमारे धर्म का नाम क्या है? तुम्हारा धर्म का नाम क्या? सनातन। यश अपने ओशो ने लिखा, बुद्ध के ऊपर एक किताब लिखा, उस किताब का नाम है एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। बुद्ध पर किताब लिखा। बुद्ध पर लिखे हुए किताब का नाम क्या है? ओशो का एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। तो ब्राह्मणों को पूछो तुम्हारे धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म। ये तो बुद्ध का हुआ, तुम्हारा क्या? तुम्हारा ये भी उधार लिया क्या? ये भी उधार लिया, भगवा कपड़ा उधार ले लिया। ये योगी जी भगवा कपड़ा डालते हैं, चंपी करते हैं, संगठन का नाम रखा संघ। अरे तो भिक्षु संघ का नाम था, समझ रहे ना? भिक्षु संघ, ये भी उधार लिए। योगी मोदी जी ब्रह्मदेश गए, वहां के प्रधानमंत्री को कहा, मोदी जी ने, कि हमारे बीजेपी पार्टी का निशान जानते हो क्या है? कमल का फूल, बुद्धा का। खुद मोदी वहां के प्रधानमंत्री को कह रहे कि कमल का फूल है ना पार्टी का हमारा निशान, ये बुद्धा का है। तो हमारा कहना है, तुम्हारा क्या है? ये तो बुद्ध का हो गया, तुम्हारा है क्या? सारा साला उधार, संघ शब्द उधार लिया है, चुनाव निशान उधार लिया। भिक्षुओं को प्रचारक कहा जाता है, आरएसएस के लोगों के कार्यकर्ता को प्रचारक कहते हैं। सारा का सारा आपको समझे इसलिए बता रहा, उधार सारा का सारा। और उधार के बारे में कहा जाता है कि उधार का जितना भी धंधा होता है वो डूब जाता है। तो साथियों, ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, उदाहरण दे के समझा रहा हूं, सबूत के साथ बता रहा हूं कि गोरखनाथ का नाम इन लोगों ने गोरक्षनाथ कर दिया। इसके बदले में एक आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया और उसने स्वीकार कर लिया तुम गोरखनाथ का गोरक्षनाथ करो। यानी इसका मतलब है गोरखनाथ जी क्या करते थे? गाय की रक्षा करते थे। बुद्धिज्म का काम करते थे? नहीं, गाय की रक्षा करते थे। और मुसलमान गाय को मारते हैं। इसलिए जो भी गोरखपुर से संबंधित लोग हैं उनको मुसलमानों का बंदोबस्त करना चाहिए। इसके लिए ये नाम सारा का सारा बदला। ये बात मैं इधर गोरखपुर में आकर कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं। और अगर असत्य होगा तो हमारे ऊपर केस कर, फिर मैं देख लेता।
मैं बगैर सबूतों के कोई बात करता नहीं हूं। 45 साल में ये ऐसी सारी सबूतों से बात कर रहा हूं। तो जिन्होंने योगी ने जिन्होंने अपने गुरु के साथ धोखा किया, तुम लोगों के साथ न्याय कर लेगा? अरे जो गुरु का नहीं हुआ तो तुम लोगों का हो जाएगा। कहां से होगा? ताकि वामन मेश्राम की ये बात गोरखपुर में ज्यादा लोग नहीं सुनने चाहिए। आरटीओ को टेलीफोन किया, आरटीओ को टेलीफोन किया कि ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए, तो ऐसा करो। कैसे होगा? वामन मेश्राम को रोकना आसान नहीं है। वो तो ब्राह्मण तो बहुत दूर की बात है, ब्रह्मा का भी मानता नहीं है। जानते नहीं हो उसको। तो आरटीओ को टेलीफोन किया, का एक काम करो, गाड़ियों के रेट बढ़ा दो या गाड़ियों के मालिक को धमकी दे दो, अगर उनको गाड़ी में लेकर जाओगे आओगे तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। डरे हुए लोग, ये लोग डरे हुए लोग हैं। गब्बर सिंह का डायलॉग मालूम है शोले का? जो डर गया सो मर गया। गब्बर सिंह ने शोले में कहा था, जो डर गया सो मर गया। अब मरे हुए को मारने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए योगी को छोड़ देता। तो इसलिए साथियों, अब आखिरी बात कहकर समाप्त कर देता है। पिछले बार पिछड़े वर्ग के लोगों को केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे वादा किया, और जब बहुमत मिल गया तो एक दिन केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी के हाईकमांड ने दिल्ली बुलाया। तो केशव प्रसाद मौर्य को लगा बस अब थोड़ा ही समय रह गया है मुख्यमंत्री बनने का। हाईकमांड ने बुलाया, इसका मतलब थोड़ा ही समय रह गया। तो उसने ऑर्डर दिया, अरे नई सदरी बनाओ, नए कलर वाली नई सदरी बनाओ। ये पुरानी सदरी समझते हो ना, है? आधी वाली, ये तो पूरा है, आधी वाली। तो केशव प्रसाद मौर्य ने सदरी आधी वाली ऑर्डर दिया, नया बना के पूरा पहन वहन के गए। और फिर हाईकमांड के साथ मीटिंग हुई तो हाईकमांड ने कहा केशव प्रसाद मौर्य जी, ऐसा कहते ही दिल की धड़कन बढ़ गई कि बस अब तो वरमाला मुख्यमंत्री पद की पड़ने वाली है। इतने में केशव प्रसाद मौर्य के कान पर शब्द पड़ा, केशव प्रसाद मौर्य जी आपको मुख्यमंत्री और बढ़ गया, नहीं बनाया जाएगा। तो जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर था धड़ाम से गिर गया। जैसे गिर गए ऑर्डर हुआ एम्स में भर्ती करो। अब एम्स में तो वामन मेश्राम के प्रोफेसर बैठे हुए हैं उधर, बाम से पाली, पता नहीं इन लोगों को। वहाँ हमारे प्रोफेसर एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हमारे प्रोफेसर बैठे हुए उधर भर्ती कर दिया। तो मैंने प्रोफेसर साहब को पूछा, प्रोफेसर साहब ये अखबार में खबर आई लो ब्लड प्रेशर होने की वजह से मौर्य जी गिर गए थे। केशव प्रसाद कहा नहीं, हाय हो गया, नहीं बनाने से लो थोड़ी होता है, हाय होता है। डॉक्टर ने मुझे, प्रोफेसर साहब ने मुझे समझाया कि नहीं बनाने से लो नहीं होता है, हाय होता है। इस वजह से मूर्छा के गिर गए। और इस तरह से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया।
और योगी आदित्यनाथ बीजेपी के प्राइमरी मेंबर भी नहीं थे, वो हिंदू युवा वाहिनी के मेंबर थे, संस्थापक थे। योगी हिंदू युवा वाहिनी के, बीजेपी के नहीं। तो इस तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ धोखा हुआ। अब हम लोगों ने गठबंधन बनाया, ये 40-41 पार्टियों का होगा और बीजेपी को यदि परास्त करना है, कोई एक पार्टी परास्त करने में कामयाब नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो अकेले परास्त कर लेंगे, गलत बात है। मोदी का प्रचार माध्यम हवा भरने का काम कर रहा है अखिलेश यादव को कि तुम अकेले ही कामयाब होने वाले हो, ये होने वाला नहीं है। यदि बीजेपी को परास्त करना है तो महागठबंधन बनाना होगा। तो हमने 37 पार्टी का गठबंधन बना लिया है, छोटे मध्यम और राज्य स्तर के दलों का। अब या तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन बनेगा तो वो महागठबंधन कहलाएगा, या तो कांग्रेस के साथ गठबंधन बनेगा तो महागठबंधन कहलाएगा। और अगर महागठबंधन हुआ तो बीजेपी दूसरे दिन से परास्त होने का काम यूपी में शुरू हो जाएगा। बीजेपी को महागठबंधन बनाए बगैर परास्त करना संभव नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के समर्थन के बगैर अपोजिशन पार्टी की यदि सरकार बनी तो हमारे समर्थन के बगैर किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। अगर अपोजिशन की सरकार बनी तो हमारे समर्थन के बगैर कोई सरकार बनने वाली नहीं है। और एक बात धीरे से कहता, ये जोर से कह दिया, धीरे से कहता, बनने भी नहीं देंगे। ऐसी रणनीति पर काम करेंगे कि हमारे समर्थन के बगैर किसी की सरकार बनने नहीं देंगे। साहू जी, आपका साथ है ना इस बात के लिए? हाँ, नहीं, साहू जी के समर्थन से तो बोल रहा हूं ज्यादा, जो बनने नहीं देंगे। और फिर मोस्ट बैकवर्ड क्लास का मामला पहला मंत्रिमंडल में रेजोल्यूशन पास कर दें, पहले ही, क्योंकि हम तो शुरू से पक्षधर है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये फैमिली डेमोक्रेसी हो गई भारत में, फैमिली की डेमोक्रेसी हो गई है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भारत में लानी होगी, तब जाकर के इस देश का भला होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज बेटर देन एफिशिएंट गवर्नमेंट। कार्यक्षम सरकार से बेहतर सरकार प्रातिनिधिक सरकार होती है। ये करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। अभी आप लोग जाएंगे नहीं, 5 मिनट और आप लोग बैठे रहें। मानवर अवधेश बौद्ध जी देवरिया से छोटे बच्चों के द्वारा जन आंदोलन निर्माण निधि पूर्णकालीन प्रचालक मानवर राजू पाल के द्वारा एकत्रित किया गया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग उन बच्चों के साथ आकर के मंच पे साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। मानवर अवधेश बौद्ध जी। अगले क्रम में आयुष्मती हंसाबेन के नदेरिया 1 रुपए में आज़ादी के तहत उन्होंने 1-1 रुपया इकट्ठा करके आपके परिवर्तन के लिए, आपकी लड़ाई के लिए साहब को भेंट करने के लिए मंच पर आ रही हैं। हंसाबेन
के नजरिया 1 रुपए में आजादी। राजूपाल इधर है। राजूपाल पुलिस प्रचार राजूपाल ओदेश बैद जी दोनों छोटे बच्चों द्वारा जन आंदोलन निर्माण निधि। बाहर निकालो हो जाएगा। बाहर निकालो। माननीय राजकुमार सहानी, धीरज कुमार, सीपी पासवान, एडवोकेट बिचंगी प्रसाद जी, हरिराम भारतीय जी, हरिंदर हंटर जी, स्वामीनाथ पाल साहब, इंजीनियर मानस हंसा बेन के नगरिया मैडम के द्वारा साहब को 1 रुपए में जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट की गई। उसी क्रम में वसीम अहमद, मुन्ना यादव, मैडम सुनैना पासवान, जन सिंगार कुशवाहा साहब, कृष्णावती जी, राधा श्याम कुशवाहा साहब, चंद्रेश्वर प्रसाद, दीपक पासवान जी, सुनैना पासवान जी एवं मंडल यूनिट के मुन्ना चौरसिया, कौशल किशोर जी, रामदास जी, सतेंद्र कुमार, अमिता भारती जी, राम प्रकाश खरवार जी, इस समय हम कुशवाहा जी हैं और साहब का माल्यार्पण का स्वागत है। उसके अलावा जो भी साथी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं वो आकर के जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। विभिन्न जिलों से भारतीय